एक गांव में अर्जुन नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार लकड़हारा था और उसकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से जंगल की ओर निकलने वाला था कि तभी उसकी पत्नी राधा क्रोधित अवस्था में उससे बोली, तुम्हारे साथ तो विवाह करके मेरे भाग्य ही फूट गई है। ना जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे विवाह किया था। क्या मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसी ही गरीबी में कटेगी? क्या मुझे कभी भी धनवान बनने का सुख प्राप्त नहीं होगा? अरे जब भी मैं काम पे जाता हूँ तुम हमेशा मेरी गरीबी का ताना काहे देती हो भाई? वही पुराना दुखड़ा रोने बैठ जाती हो। अरे कितनी बार तुमसे कहा है कि हमें जिस हाल में ईश्वर रखेगा हमें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, समझो भाई। अपनी बकवास बंद करो। मैं कुछ समय तक तुम्हारे साथ गुजारा कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा भाग्य नहीं बदला तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम तो बात ऐसे कर रही हो जैसे मेरा भाग्य मेरे हाथ में हो। गजब बात करती हो। हाँ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। दूसरे लकड़हारे कितनी चतुराई से अपनी लकड़ियों को अच्छे दामों पर बेचते हैं और तुम ग्राहकों को कम मुनाफे में लकड़ियाँ बेच देते हो। आखिर तुम औरों की तरह झूठ बोलकर लकड़ियाँ अच्छे मुनाफे में क्यों नहीं बेचते? क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है और मैं केवल उतनी ही लकड़ियों का मुनाफा लेता हूँ जितना बनता है। अगर मैं झूठ बोलकर ये चिकनी चुपड़ी बातें करके ग्राहकों से ज्यादा मुनाफा वसूलूंगा ना तो फिर मुझ में और बाकी बेईमानों में क्या अंतर रह जाएगा बताओ? हाँ नहीं तो। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर निकल गया और राधा मन ही मन क्रोधित होकर रह गई। कुछ दूर जाकर अर्जुन जंगल की गहराई में पहुंचा और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटकर गट्ठर सिर पर रखकर वो बाजार की ओर आने लगा। तभी रास्ते में उसे दूसरा लकड़हारा मिला जिसने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, आहा, आओ 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 अर्जुन, आओ आओ आओ। अरे भाई सही बताऊं, आज दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे तो ये कौन सी नई बात है जो दिल से कह रहे हो? तुम हमेशा यही बोलते हो। आखिर ये बताओ कि तुमने मुझ में ऐसी क्या मूर्खता देख ली है जो तुम हमेशा मुझे मूर्ख मूर्ख कहकर मजाक उड़ाते हो? बताओ। देख भाई अर्जुन, बात यह है कि और लकड़हारे जंगल की सीमा से लकड़ियां काटते हैं और अच्छे दामों में बेचते हैं, लेकिन तुम जंगल की गहराई में जाकर अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियां काटते हो और ग्राहकों को सस्ते दामों में पकड़ा देते हो। तो बताओ भैया, तुम मूर्ख नहीं हो तो और क्या हो? अरे क्योंकि क्या है ना, मैं ग्राहकों को अच्छा माल देने में विश्वास रखता हूँ और अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियां काटता हूँ ताकि ग्राहकों को परेशानी ना हो। देखो भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो ग्राहक मुझसे लकड़ियां खरीद के ले जाते हैं ना, उनकी पत्नियां चूल्हे पर उन्हीं लकड़ियों से खाना बनाती हैं। मैं वो लकड़ियां काटता हूँ जिनसे धुआं कम उठे और आंच ज्यादा मिले, जिससे कि उन स्त्रियों को परेशानी ना हो ना, उनकी आंखें भी ठीक रहें। मेरे राजा हरिश्चंद्र, आरती उतार दूं क्या? तू आज के समय का मूर्ख राजा हरिश्चंद्र है। तेरी ईमानदारी तुझे कुछ नहीं देने वाली। देखना, गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मर जाएगा। मूर्ख कहीं का। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा वहां से चला गया, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बाजार की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने लकड़ियों का गट्ठर बाजार में रख दिया। तभी वहां पर उसका पड़ोसी बिरजू आया जो स्वयं भी एक लकड़हारा था। अरे अर्जुन, क्या बात है भाई, तुम्हारी लकड़ियां तो बड़ी अच्छी गुणवत्ता की लग रही हैं। तुम अपनी सारी लकड़ियां 10 सिक्कों में बेचते हो, आज तुम इन्हें 50 सिक्कों में बेचना। अरे अगर तुम्हें बेचने में कोई समस्या आए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अरे खूब पैसा मिलेगा इसका, मस्त लकड़ियां हैं, मजा आ जाएगा। अरे रहने दो बिरजू भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लकड़ियों के दाम 10 हैं और 10 ही रहेंगे। मैं अधिक दाम ग्राहकों से नहीं वसूलूंगा, क्योंकि ग्राहक मुझे जितना देते हैं उससे मैं और मेरी पत्नी आराम से अपना पेट भर लेते हैं। हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। ये सुनकर बिरजू क्रोधित अवस्था में वहां से चला गया। तभी वहां पर एक ग्राहक आया और अर्जुन से बोला, ये लकड़ियां कितने की दिए भैया?
बाबूजी, ये सारी लकड़ियां 10 सिक्कों में दूंगा। ग्राहक ने अर्जुन को 10 सिक्के दिए और सारी लकड़ियां लेकर चला गया। अर्जुन खुश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा, मगर उससे पहले ही बिरजू अर्जुन के घर पहुंच चुका था और उसकी पत्नी राधा से बोला, भाभी, आपके पति से बड़ा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। आज मैंने उससे कहा कि वो अपनी लकड़ियां 50 सिक्के में बेचे। अरे एक नंबर की टनाका लकड़ियां थी। अरे मैं तो कहता हूँ कि कोई और होता तो 50 से ज्यादा ही में बेचता, पर क्या कहें, उसने कहा कि नहीं बेचूंगा। अरे मैंने कहा कि मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन वो नहीं माना और बोला कि मुझे इतना मिल जाता है कि मैं और मेरी पत्नी आराम से पेट भर लेते हैं, हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। बताओ भला। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई और बिरजू से बोली, आज इन्हें आने दो, आज मैं इनसे पूछ कर रहूंगी। बिरजू अर्जुन के खिलाफ उसकी पत्नी को भड़काकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन घर पहुँचा तो उसकी पत्नी राधा क्रोधित अवस्था में उससे बोली, मुझे सब पता लग गया है कि तुम जानबूझकर अच्छे दामों में लकड़ियाँ नहीं बेचना चाहते। बिरजू ने मुझे सब बता दिया है। तो बताओ, क्या जरूरत थी 10 सिक्कों में उन लकड़ियों को बेचने की? तुम चाहते तो 50 सिक्के में भी लकड़ियों को बेच सकते थे। आप क्या कहूँ, तुम समझती नहीं हो राधा। देखो, मैं ग्राहकों से बेवजह 40 सिक्के अधिक नहीं वसूल सकता भाई। देखो, बात यह है कि मैं जंगल की गहराई से जो लकड़ियां लेकर आता हूँ ना, अरे वो इतनी भी अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती हैं जितना बिरजू समझता है। हाँ, उनमें बस इतनी ही विशेषता होती है कि उसमें धुआं कम उठता है और वो जल्दी जल जाती है। और तुमको पता है, 50 सिक्कों के दाम वाली लकड़ियां ना जंगल के बहुत गहराई में मिलती हैं, जहां पर हमेशा धुंध छाई रहती है और उन वृक्षों पर हमेशा सांप लिपटे रहते हैं। उनको कहते हैं चंदन का पेड़। अब तुम ही बताओ, अगर मैं ग्राहकों से ज्यादा दाम वसूलूंगा तो ये एक तरह से उनके साथ बेईमानी होगी ना, जो मैं नहीं कर सकता भाई। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई और रोते हुए बोली, लगता है आपके साथ मुझे कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। इतना कहकर राधा गुस्से से वहाँ से चली गई। अगले दिन अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और वहाँ जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। तभी वहाँ पर 2 और लकड़हारे आ गए। अर्जुन उन्हें देखकर चौंक गया। हाँ तो अर्जुन, अब जहाँ से तुम लकड़ियाँ काटते हो उसी हिस्से से हम भी लकड़ियाँ काटेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने उन्हें अच्छे दामों पर बेचेंगे। तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, देख लेना। हाँ। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप लकड़ियाँ काटता रहा। तभी लकड़ियाँ काटते समय उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर झाड़ियों में गिर गई और गुम हो गई। अर्जुन चौंक गया और बोला, अरे अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? अरे मेरी कुल्हाड़ी अचानक से कहाँ गिर गई? ओहो। अरे अर्जुन, ए भैया, लगता है कि तुम्हारा ध्यान आज कहीं और था। ये जंगल बहुत गहरा है, अब अपनी कुल्हाड़ी कहाँ ढूंढोगे? छोड़ो, हो गया। अर्जुन कुल्हाड़ी ढूंढने लगा लेकिन उसे नहीं मिली। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी, क्या ढूंढ रहे हो? प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक से पता नहीं कैसे मेरा ध्यान कहीं और चला गया और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर झाड़ियों में गुम हो गई। साधु ने अपनी झोली से हीरे की कुल्हाड़ी निकालकर अर्जुन को दिखाते हुए कहा, हाँ, ये देखो, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तभी दोनों लकड़हारे दौड़कर वहां आ गए और लालच भरी नजरों से हीरे की कुल्हाड़ी को देखने लगे। अब नहीं साधु महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। साधु मुस्कुराया और कुल्हाड़ी को अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने दूसरी कुल्हाड़ी निकाली जो सोने की थी। अब ये देखो, हाँ, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है अर्जुन? देखो। नहीं साधु महाराज, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी, माफ कीजिएगा। साधु ने तीसरी कुल्हाड़ी निकाली और अर्जुन से पूछा, हाँ, यही है साधु महाराज, यही है मेरी कुल्हाड़ी। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और कुल्हाड़ी अर्जुन को थमाते हुए बोला, हाँ, ये लो,
तुम्हारी ईमानदारी वाकई प्रशंसा योग्य है। सुनो, अपनी इस ईमानदारी को कभी भी अपने से अलग मत करना। याद रखना, यही ईमानदारी तुम्हारा एक दिन भाग्य बदल देगी और यही ईमानदारी तुम्हें इस राज्य का राजा बना देगी। परंतु अगर तुमने ईमानदारी का रास्ता छोड़ा तो फिर तुम लकड़हारे के लकड़हारे ही रह जाओगे। साधु महाराज, अब देखिए, मैं राजा बनूं या ना बनूं, धनवान बनूं या ना बनूं, परंतु मैं अपनी इस ईमानदारी को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईमानदारी मुझे मेरे संस्कार में मिली है और मेरे संस्कार मुझे मेरे माता पिता ने दिए हैं, जो अब इस संसार में नहीं रहे। यही तो उनकी आखिरी याद है, ईमानदारी। कैसे छोड़ दूं इसे? हाँ, बहुत अच्छे, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर ऐसी बात है तो ईमानदारी ही तुम्हारा भाग्य बदल देगी। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाते ही दोनों लकड़हारे क्रोधित हो गए। अरे, तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। जब साधु ने तुझे हीरे की कुल्हाड़ी दिखाई थी तब तू कह देता कि हाँ, ये मेरी है। एक नंबर का मूर्ख। तुझे हीरे की कुल्हाड़ी मिल जाती, हीरे की, और तू कितना धनवान बन जाता। सोचा है कभी तूने? और नहीं तो क्या, मूर्ख कहीं का। अरे ये बता, जब साधु महाराज ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तब तो कह देता कि हाँ महाराज मेरी है, उससे भी तू बहुत अधिक धनवान बन सकता था। क्या कहूँ। और नहीं तो क्या। ए भाई, मुझे लगता है कि वो कोई मायावी साधु है। वो साधु भी पीठ पीछे इसका मजाक उड़ा रहा होगा, कह रहा होगा कि इससे बड़ा मूर्ख और पागल इंसान उसने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। हाँ, हाथ को आया, मुंह को नहीं लगाया। दोनों लकड़हारे अर्जुन को बुरा भला कहते हुए वहां से चले गए, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। उधर दोनों लकड़हारे गांव में जाकर सारी घटना गांव के मुखिया को बता दिए। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। शाम को जब अर्जुन गांव लौटा तो रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। अरे मूर्ख कहीं के, ससुर के नाती, उन दोनों लकड़हारों ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। किस्मत ने तुझे एक मौका दिया था धनवान बनने का, और तूने वो भी गवा दिया। अरे कैसा आदमी है रे? मुखिया जी, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उन दोनों लकड़हारों के पेट में ये बात नहीं टिकी होगी। परंतु आप ये बताइए, जो कुल्हाड़ियां मेरी थी ही नहीं, मैं उन्हें भला अपनी कैसे बता सकता था? ये तो गलत बात होती ना। अरे मूर्ख कहीं के, झूठ बोल देता तो तेरा क्या जाता। तेरी पत्नी कितनी चिंता करती है, गरीबी की वजह से दिन भर रोती रहती है। कम से कम उसका सोच लिया होता, वो खुश हो जाती। ससुरा मूर्ख कहीं का। अर्जुन कुछ नहीं बोला और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही अर्जुन की पत्नी राधा क्रोधित हो गई। पूरे गांव में तुम्हारा मजाक उड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं? अरे आज के समय में लोग ईमानदार को मूर्ख की नजर से देखते हैं। पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी। देखो ऐसा है राधा, मैं सही बताऊं, अरे जिसको जो समझना है समझ में दो, परंतु मैं अपनी ईमानदारी से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं कभी भी बेईमानी नहीं करूंगा और कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। यही बात मेरे माता पिता ने मुझे सिखाई थी। उनकी आखिरी याद में यही है मेरे पास। मैं कैसे छोड़ दूं इसको? तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। तुम्हारी किस्मत में गरीब रहना ही लिखा है और मेरी किस्मत तुम्हारी वजह से ही फूट चुकी है। इतना कहकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन कुछ देर खामोश रहा। देखो राधा, मैं जानता हूं कि जब से हमारा विवाह हुआ है मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाया जिसकी तुमने कल्पना की थी। परंतु विश्वास रखो, मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि इंसान की ईमानदारी उसका बहुत दूर तक साथ देती है, और जब उसका भाग्य बदलता है तो जीवन भर वो सुख ही भोगता है, क्योंकि वो ईमानदारी के रास्ते से चल के आया होता है। देख राधा, अपना दिल छोटा मत कर। मुझे विश्वास है कि मेरी ईमानदारी की वजह से मेरा भाग्य एक दिन जरूर बदलेगा, है ना? ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा,
आपको लगता होगा जैसे कि मैं बहुत लालची औरत हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। जब गांव वाले आपका मजाक उड़ाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चल चुप हो जा, अब रो मत, चुप हो जा। अरे ये गांव वाले जो मेरा मजाक उड़ाते हैं ना राधा, देखना एक दिन यही लोग मेरी ईमानदारी की प्रशंसा करेंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर मेरे अंदर ईमानदारी नहीं होती तो मैं कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, अरे मुझे अपने ऊपर और अपनी ईमानदारी पर भरपूर विश्वास है, 100%। सोच कितना अच्छा लगेगा जब लोग गांव में कहेंगे ईमानदार आदमी हो तो अर्जुन जैसा हो। अरे हंस दे, अरे हंस भी दे। ये सुनकर राधा का दर्द कुछ कम हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे, चुपचाप खाना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन अर्जुन फिर से जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते समय अचानक उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी, जहाँ एक हीरे जड़ी सोने की अंगूठी चमक रही थी। अर्जुन ने उसे उठाया और गौर से देखा। है? ये तो सोने की अंगूठी है जिसमें हीरे जड़े हैं। ओ, ये अंगूठी तो राजमहल की प्रतीत होती है। तभी वहाँ बिरजू आ गया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सारी की सारी मूल्यवान वस्तुएं तुझे ही क्यों मिलती हैं। साधु महाराज तुझे मिले, तुझे हीरे और सोने की कुल्हाड़ी दे रहे थे और तूने इनकार कर दिया, और अब यह अंगूठी भी तुझे ही मिली, जबकि तुझे धन की इतनी लालसा ही नहीं है। पता नहीं ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं मिलता है। अर्जुन चुप रहा और गहरी सोच में डूब गया। देख अर्जुन, मेरी बात मान, यहाँ कोई साधु वाधु है नहीं, तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरी बात मान और इस अंगूठी को बाजार में बेच डाल, इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, फिर तू धनवान जैसा जीवन जी सकेगा। हाँ? नहीं, ये अंगूठी राजमहल की प्रतीत होती है और जो चीज जिसकी अमानत होती है वो उसी को लौटानी चाहिए। मैं आज ही राजमहल जाकर इस अंगूठी को महाराज को दे दूंगा। हाँ। ये सुनकर बिरजू क्रोधित हो गया और वहाँ से चला गया। उधर अर्जुन अपना काम निपटाकर सीधे राजमहल गया। वहाँ राजा विक्रम अपने सिंहासन पर पुत्री चंद्रलेखा के साथ बैठे थे। अर्जुन ने राजा को अंगूठी दिखाते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज, ये देखिए, ये अंगूठी मुझे जंगल में मिली। ये राजमहल की प्रतीत हुई, इसीलिए मैं इसको आपको देने के लिए ले आया। अर्जुन ने अंगूठी राजा विक्रम को सौंप दी। राजा विक्रम अंगूठी देखकर प्रसन्न हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात! ये तो वही अंगूठी है जो हमारी पुत्री चंद्रलेखा से जंगल में गुम हो गई थी जब वो घूमने के लिए गई हुई थी। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने। हाँ, तो ये बताओ, कौन हो तुम? महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी से हम बहुत प्रभावित हुए। अब से तुम लकड़हारा नहीं रहोगे, बल्कि मेरे राजमहल में राजकोष की सुरक्षा के पद पर कार्य करोगे। मैं तुम्हें हर माह 50 सोने के सिक्के दूंगा। मुझे ईमानदार व्यक्ति की काफी समय से तलाश थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। ठीक है ना? ठीक है महाराज, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुनो, कल से तुम जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जाओगे, बल्कि राजमहल आओगे, ठीक है? अर्जुन खुशी से झुक गया और वहाँ से चला गया। घर पर आकर अर्जुन ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। राधा ये सुनकर खुश हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, आप बिल्कुल सही कहते थे कि ईमानदारी से भले ही देर से सफलता मिलती है, परंतु मिलती जरूर है। अब सोचो राधा, अगर मैं उस अंगूठी को राजा विक्रम के पास ना ले जाकर बाजार में बेच देता तो मुझे उसका कितना धन मिलता, बताओ भला? ज्यादा से ज्यादा 30 या बहुत होता तो 40 सोने की मुद्राएं। परंतु राजा विक्रम मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर मुझे राजकोष की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दिए हैं। हाँ, और हर महीने 50 सोने की मुद्राएं मेरी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी है। है ना मजे की बात? राधा मुस्कुराने लगी। उसके होठों पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट आई। समय ऐसे ही बीतने लगा। अर्जुन रोज राजमहल जाने लगा।
और राजकोष की पूरी जिम्मेदारी से सुरक्षा करने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की ईमानदारी से मिलने वाली सफलता के चर्चे गांव में होने लगे। कुछ ही दिनों में अर्जुन राजा विक्रम के परिवार से ऐसे घुल मिल गया मानो वो उनके परिवार का ही हिस्सा हो। एक दिन अर्जुन राजमहल के राजकोष कक्ष के बाहर उसकी सुरक्षा कर रहा था कि तभी राजकुमारी चंद्रलेखा वहां आई। बाहर बहुत अच्छी वर्षा हो रही है, चलो बाहर चलते हैं और वर्षा का आनंद लेते हैं। नहीं नहीं राजकुमारी, माफ कीजिएगा, महाराज ने मुझे राजकोष की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, मैं इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्षमा चाहूंगा। ये सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा क्रोधित हो गई। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की? नहीं 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 नहीं, मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर रहा राजकुमारी। बात यह है कि जिस समय में मुझे राजकोष की सुरक्षा करनी है उस समय से पहले इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। अब महाराज का आदेश तो सबसे पहले मानना होगा ना। राजकुमारी चंद्रलेखा और अधिक क्रोधित हो गई और उसने अपने सैनिक की ओर इशारा किया। सैनिक तुरंत उसके पास आ गया। अपनी तलवार इसकी गर्दन पर रख दो। सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार अर्जुन की गर्दन पर रख दी। अर्जुन घबरा गया। सोचो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अभी इसी वक्त आदेश दे दूंगी कि तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दी जाए और मेरा ये सैनिक कभी भी मेरा आदेश की अवहेलना नहीं करता। जब मैं कहूँ कि इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दो तब तुम कर देना। अब मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलोगे और हम दोनों वर्षा में भीगने का आनंद लेंगे। राजकुमारी जी, आपको जो आदेश देना है सैनिक को आप दे दीजिए, परंतु मैं महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। तभी अर्जुन के कानों में तालियों की आवाज गूंजी। राजा विक्रम एक कक्ष से बाहर आए और राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना राजकुमारी की आप शर्त हार जाएंगी। हमें तो बड़ा मजा आया। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और सैनिक ने अपनी तलवार हटा ली। घबराओ नहीं अर्जुन, दरअसल ये तुम्हारी एक परीक्षा थी। चंद्रलेखा यानी कि राजकुमारी का कहना था कि जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी तब तुम मेरे आदेश की अवहेलना करने पर मजबूर हो जाओगे, परंतु हमें विश्वास था कि तुम अपनी जगह से टस से मस नहीं होगे और हमारा विश्वास बिल्कुल सही साबित हुआ। और हम सब यहीं से देख रहे थे पीछे से खड़े होकर, हमें तो बड़ा आनंद आया। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। तो अर्जुन, हम तुम्हारी ईमानदारी से इतने प्रभावित हैं कि अब राजकोष की जिम्मेदारी के साथ साथ हम तुम्हें महल में हर जगह घूमने की अनुमति देते हैं। अब से कोई भी सैनिक तुम्हें महल में आने जाने या महल के किसी भी हिस्से में घूमने से नहीं रोकेगा। और चंद्रलेखा, सारे सैनिकों को यह आदेश दे दो कि आज से अर्जुन हमारा दाहिना हाथ है। कुछ ही देर में महल में ये खबर आग की तरफ फैल गई और हर कोई अर्जुन के बारे में ही चर्चा करने लगा। उस दिन से अर्जुन महल में बेधड़क घूमने लगे। एक दिन अर्जुन महल में घूम रहा था कि अचानक गलती से वो राजा विक्रम के कक्ष में पहुंच गया। वहां राजा विक्रम अपनी पुत्री चंद्रलेखा, पत्नी रुक्मणी और मंत्री के साथ बैठकर जलपान कर रहे थे। अर्जुन को वहां अचानक देखकर राजा विक्रम चौंक गए। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपने मुझे घूमने की इजाजत दी थी। मुझे नहीं पता, मैं घूमते घूमते यहाँ तक आ पहुंचा। विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपका कक्ष है। कोई बात नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। आओ, अरे आओ भाई, हमारे साथ बैठकर जलपान करो। आओ, दाहिने हाथ हो हमारे। आओ। नहीं महाराज, नहीं, मैं जलपान करके आया हूँ। ये सुनकर चंद्रलेखा मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, महाराज के साथ जलपान करना तो बड़े ही सम्मान की बात है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मेरे पिता स्वयं इतने प्रेम से बुला रहे हैं। अब तुम जलपान करो। नहीं महाराज, नहीं, मैं जलपान करके आया हूँ। ये सुनकर चंद्रलेखा मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, महाराज के साथ जलपान करना तो बड़े ही सम्मान की बात है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मेरे पिता स्वयं इतने प्रेम से बुला रहे हैं।
वरना इतनी प्रेम से तो मुझे भी कभी नहीं बुलाते। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। अरे आओ अर्जुन, बैठो तो सही और हमारे साथ जलपान करो। आओ, हम कह रहे हैं ना, आओ। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। मंत्री जगन्नाथ अर्जुन को घूरने लगा, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तुम्हारे बारे में मैं अक्सर अपनी पुत्री और अपने पति के मुंह से प्रशंसा ही सुनती रहती हूँ। तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा थी, आज देख भी लिया। रुक्मणी की बात का अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन अर्जुन किसी महत्वपूर्ण काम से महल के गलियारों में गया। तभी उसकी नजर दो परछाइयों पर पड़ी। अर्जुन चौंक गया और सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत ही कम लोग आया जाया करते थे। सुबह मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था। अर्जुन चुपके से देखता रहा। वहाँ दो नकाबपोश खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। अर्जुन उनकी बातों को सुनता रहा और बुरी तरह चौंक गया। कुछ देर बाद अर्जुन तेज कदमों से वहां से निकल गया। अगले दिन राजा विक्रम अपने राज दरबार में बैठे हुए थे कि तभी राज्य का मंत्री वहां आ गया। महाराज, आप हमेशा कहा करते थे कि मुझे राज्य का सबसे प्रसिद्ध बनवाड़ी का पान खिलाओ। ये देखिए महाराज, एक ऐसा पान बनवा कर लाया हूँ जिसे खाकर आप प्रसन्न हो जाइएगा। प्रस्तुत है, लीजिए। राजा विक्रम खुश हो गए और बोले, आज तो हमारा पान खाने का मन भी बहुत कर रहा था। लाइए लाइए लाइए। राजा विक्रम पान खाने ही वाले थे कि तभी अर्जुन वहां दौड़ता हुआ आया। महाराज महाराज महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए, इस पान को मत खाइएगा। अरे क्यों नहीं खाओ, क्या बात है? महाराज महाराज, सबसे पहले आधा पान अपने मंत्री को खिलाइए, उसके बाद आप खाइएगा। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गए। हैं? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? बस दाहिना हाथ मानते हैं तो इतना मान लीजिए, जो कह रहा हूं वो एक बार कर लीजिए महाराज। अबे, अब तेरी इतनी औकात हो गई कि तू महाराज को आदेश देगा? इसे देखिए तो महाराज, आपने इसे जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा दिया है। अरे एक तो ये बेधड़क महल में घूमता है और आज तो इसने हद पार कर दी। आपको आदेश दे रहा है, ऐसा करिए, बताइए। राजा विक्रम एक बहुत ही चतुर राजा था। उन्होंने गहरी नजर से अर्जुन को देखा, जिसकी आंखों में कुछ रहस्य छिपा हुआ था। अगर अर्जुन ऐसा कह रहा है तो आधा पान तुम खा लो, खाने में समस्या क्या? हम दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। पहले तुम खाओ, फिर हम खाएंगे। लो खाओ। मंत्री चौंक गया। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आधा पान खाओ, इधर उधर की बातें मत करो। खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा। क्यों? मंत्री के माथे पर पसीना छलक आया और उसके हाथ कांपने लगे। मंत्री, ये तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? हैं? क्योंकि इस पान में जहर है महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गए और मंत्री से बोले, क्या क्या ये बात सच है मंत्री? बोलो। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, झूठा है ये षड्यंत्र करके मुझे फंसा रहा है। ओ ऐसा, चलो ठीक है, एक काम करो, जल्दी से ये पान खाओ। खाओ 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 और अर्जुन को झूठा साबित करो। खाओ। महाराज, ये पान कभी नहीं खाएगा क्योंकि इसमें जहर है। जहर देकर आपको ये मारना चाहता था। राजा विक्रम क्रोधित हो गए और तलवार निकालकर मंत्री की गर्दन पर रख दी। किसके कहने पर तूने हमसे गद्दारी की मक्कार? बता। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, परंतु माफ कीजिएगा, इस साजिश में आपकी पत्नी भी शामिल है। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गए। क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, कल रात महल के गलियारे में मुझे दो नकाबपोश मिले थे जो आपको मारने की योजना बना रहे थे। वहीं पर मैंने पान में जहर देने की बातचीत सुनी थी। उनमें से एक आवाज मंत्री की थी और दूसरी आवाज आपकी पत्नी की। राजा विक्रम ने तुरंत रुक्मणी को बुलाया। चंद्रलेखा भी वहां आ गई। मंत्री को बधा हुआ देखकर रुक्मणी चौंक गई और डर गई। ओ रुक्मणी,
सब जानते हैं कि चंद्रलेखा की माँ यानी कि हमारी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद हमारी दूसरी शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन राजगुरु के दबाव में आकर हमने तुमसे विवाह किया। अब तू हमें मारने पर उतारू हो गई। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी? तुझे हमारी मृत्यु चाहिए, बता। आप नहीं जानते कि मंत्री कोई और नहीं, मेरा सगा भाई है। सगा भाई? हाँ, सगा भाई। हम दोनों भाई बहन का यही षड्यंत्र था। मेरी आपसे विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मुझे आपसे विवाह करना चाहिए। विवाह के कुछ समय बाद योजना के मुताबिक मुझे अपने भाई को इस महल का मंत्री बनाना था और आपको भनक भी नहीं लगनी थी, और ऐसा ही हुआ। और फिर हम आपको मारकर अपने सगे भाई को राजगद्दी सौंपने वाले थे, क्योंकि आपका कोई पुत्र नहीं और चंद्रलेखा तो ब्याह कर दूसरे राज्य चली जाएगी। इतना बड़ा षड्यंत्र! रुक्मणी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? चाहे तुम हमें अपना पति मानो या न मानो, पर चंद्रलेखा तुम्हें अपने मन से मां मानती थी। राजा विक्रम ने तलवार उठाई और रुक्मणी को मारने ही वाले थे कि तभी अर्जुन बोल पड़ा। महाराज महाराज महाराज, रुकिए रुकिए रुकिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। जैसी भी है, पर चंद्रलेखा इन्हें अपनी माँ तो मानती है ना। आप ही ने तो कहा दिल से मन से माँ मानती है, इन्हें जान से मत मारिए। राजा विक्रम ने सैनिकों को आदेश दिया कि रुक्मणी और मंत्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, रो मत पुत्री, रो मत। अच्छा हुआ कि षड्यंत्र सामने आ गया, नहीं तो ऐसी माँ का क्या भरोसा, ये तुम्हें भी जहर देकर मार डालती। हाँ अर्जुन, आज तुमने न केवल हमारी जान बचाई, बल्कि इस राज्य को भी गलत हाथों में जाने से बचा लिया। देखो बेटा, हमारा कोई पुत्र तो नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब से इस राज्य की बागडोर तुम संभालो। आज से तुम हमारे बेटे हो और चंद्रलेखा तुम्हारी बहन। अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा विक्रम ने राज्य में अर्जुन के उत्तराधिकारी होने का ऐलान कर दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे कि तभी रंग बिरंगे प्रकाश के साथ वही साधु प्रकट हुआ जो अर्जुन को जंगल में मिला था। साधु को देखकर अर्जुन चौंक गया। मैंने कहा था ना, अगर तू अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करेगा तो एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। और देख ले, आज मेरी बात पूरी हो गई। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गया। पूरा दरबार अर्जुन के जयकारों से गूंज उठा।